भाई देखो, मानो या ना मानो, एक बहुत मतलब वो वाला बात है ना कि बॉक्स ऑफिस मैच तो देखो वैसे भी नहीं था, लेकिन उसके ऊपर से यहाँ पर अगर हम बात करें लास्ट का, वही वो जो मिनट था ना, देखो फट तो रही थी। क्योंकि ट्विटर कि अगर हम कीबोर्ड वॉरियर्स की बात करें तो वो इस मजेदार में फंस चुके थे जहां एक लाइन पे वो तैयार थे जो कि पेंडू लिखने के लिए थे, और दूसरे लाइन पे वो तैयार थे जो कि रोनाल्डो गोट के नाम पे पैसियो गाली देने वाले थे। लेकिन कहीं ना कहीं असली में तो उनकी फट रही थी जो कि इमोशनली फील करते हैं रोनाल्डो के लिए। जब लेजिट रोनाल्डो और बर्नार्डो सिल्वा वहां पे खड़े हुए थे रेफरी के बगल में और इतना ज्यादा टाइम लिया जा रहा था, क्योंकि असल में बात ये थी कि आई थिंक एक प्लेयर था जो कि शायद से ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा था प्ले को, और उसके चक्कर में यहां पर गोल को ऑफसाइड दिया जा सकता था। लेकिन अल्टीमेटली 90th मिनट पे क्रिस्टियानो रोनाल्डो के 200वें गेम में रोनाल्डो ने गेम क्लच करके एक बहुत ही क्रूशियल विक्ट्री ली है पोर्चुगल के लिए, यहां पर अगर ग्रुप जे की बात करें। हे गाइस, मैं अंशु, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ फुटबॉल डेली। और आज के एपिसोड की अगर हम पहली अपडेट की बात करें तो भाई सबसे पहले तो देखो सॉरी, क्योंकि यार ऑलरेडी 4 बज चुके हैं और मेरा पेपर है 8:30 बजे 9 बजे, तो आज तुमको स्क्रीनशॉट नहीं मिल सकते जो भी ट्रांसफर डेली वगैरह है, तो तुमको आज मेरी जुबानी यहाँ पर समझनी पड़ेगी, क्योंकि मेरे को क्रिस्टियानो रोनाल्डो के मैच के लिए तुम्हें नहीं इंटरेस्ट। ठीक है, 10,000 लाइक पूरे नहीं करे ना, पर हटो मेरे। खैर, आज हम बात करें अपने गिरेबान में झांके तो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, अ मच एंटिसिपेटेड मैच, और पहला मैच होने वाला है साफ चैंपियनशिप का। अगर हम यहाँ पर बात करें तो करंट फॉर्म को देख के इंडिया इसमें हेविली फेवरेट है, इसमें यहाँ पर अकड़ने की बात नहीं है। लेकिन अगर हम पोर्चुगल की बात करें, अगर हम पाकिस्तान की बात करें, तो पाकिस्तान हाल ही में अपना जो गेम है वो जिबूटी से हारी है, जो कि 193rd रैंकिंग में। तो उन्होंने 4 गेम खेले थे जून के स्टार्टिंग में, या फिर आई थिंक पता नहीं, अभी 2023 में 4 गेम खेले थे और चारों ही वो हार गए। ऐसे में यहाँ पर पाकिस्तान के पास मोटिवेशन तो बहुत है, लेकिन क्या करंट परफॉर्म और करंट मोमेंटम को देखते हुए वो इंडिया की इस डिफेंस को बीट कर सकते हैं? इस पे हाईली डाउट करना पड़ेगा, क्योंकि जहां कहीं ना कहीं इंडिया मोमेंटम को गेन कर रही है, वहां आपको 2 चीज समझनी पड़ेगी। पहली चीज तो ये है कि अगर हम अटैक की बात करें तो वो रिदम पकड़ रहा है, जो कि ईगोस्ट मैच के लॉन्ग टर्म विजन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। और अभी तक आप कह सकते हो कि एक पर्टिकुलर हिस्सा तो इंडियन फैंस का भी है जो कि कन्विंस नहीं है। दूसरी चीज आपको ये माननी पड़ेगी, सुनील छेत्री, या फिर अगर हम अगर सुनील छेत्री की बात करें, चांगटे की बात करें, या फिर अनिरुद्ध थापा की बात करें, तो वो स्टार परफॉर्मर हैं जो कि अभी गेम क्लच कर सकते हैं। लेकिन एक एडिशनल जो कि मेरे को रिसेंट टाइम पे, जिस पे पर्टिकुलरली खुद ईगोस्ट मैच इतना ज्यादा कैसे कन्विंस था ना, वो है डिफेंस। भाई आप देखो क्लीन शीट रख रहे हो, बट देन यू आर कीपिंग क्लीन शीट विद द स्टाइल। ये बहुत बड़ी चीज है। और अगर आप यहां पर अनवर अली की बात करो या फिर जिंगन की बात करो, जिस तरीके से बॉल को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, वो अपने आप में क्लास है, कॉन्फिडेंस दिखता है इस टीम इंडिया में। सही में दिखता है कि हाँ, इनको पता है कि कुछ टीमों के अगेंस्ट तो लेजिट ये उनके थोड़ा सा स्ट्रांग है और अकड़ सकते हैं। अब वो अलग बात है कि यहाँ पर डेफिनेटली जब कोई स्ट्रॉन्गर ऑपोजिशन आएगा तो अपन को भी झुकना पड़ेगा। खैर, इसी के साथ यार बात करें हम यहाँ पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो की, तो भाई रोनाल्डो ने यहाँ पर गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है, क्योंकि वो पहले ऐसे फुटबॉलर हैं मेल कैटेगरी में जिसने 200 इंटरनेशनल गेम्स खेले हैं। जब हम क्लब लेवल फुटबॉल की बात करते हैं तो 600, 500, 400, 500, 600, 700 पे आ जाते हैं। लेकिन आप सोचो कि इंटरनेशनल फुटबॉल में लगभग 20 साल पहले, 18 साल की उम्र में यहाँ पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने डेब्यू किया था पोर्चुगल नेशनल टीम के लिए। और आप समझो कि 20 साल के लिए कंसिस्टेंट लेवल पे आप एक इंटरनेशनल टीम को रिप्रेजेंट कर रहे हो अपने स्टेटस से, अपने परफॉर्मेंस से। आप कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन हो अपने देश के लिए। आप 20 साल से हर एक साल गोल मार रहे हो। आप 5 बार पोर्चुगीज प्लेयर ऑफ द ईयर, 2016 में आप इंटरनेशनल ट्रॉफी जितवा चुके, 2019 में आप यहां पर नेशंस लीग जीत चुके। आप डेफिनेटली वर्ल्ड कप के प्लेटफॉर्म पे न्यूमरस टाइम आप अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर चुके। ये छोटा नहीं है सुनने में, बिल्कुल भी छोटा नहीं है सुनने में। एंड इसीलिए मैं कह रहा हूं ना कि आज का जो मैच था ना, वो देखो, अगर मैं मैच की बात करूं ना तो मैच एवरेज था पोर्चुगल का। मतलब बहुत पोजीशन थी पोर्चुगल में, बहुत ज्यादा पोजीशन थी। आज राफेल लियाओ खिलाया गया, अपन को लगा कि कुछ होगा, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि आइसलैंड का जो डिफेंस था वो काफी अच्छा था, काफी स्ट्रांग था, काफी डिटरमिनेट थे, और एट टाइम्स लग भी रहा था कि ऐसा ना हो कि आइसलैंड ही फोड़ दे। लेकिन अगर आप इस क्रिस्टियानो रोनाल्डो के इस भव्य दिन की बात करें, तो उसने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि देखो, जीतना अच्छा लगता है
और इसलिए आप कह सकते हो कि इसलिए नहीं जीत अच्छा लग रहा मेरे को क्योंकि मैंने गोल स्कोर किया है। ऑफ कोर्स वो एक अच्छी सी बात होती है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द पॉइंट ये है कि मैंने पोर्चुगल के साथ 200वां गेम अपना कंप्लीट करा। और उसने अपने इंटरव्यू में भी कहा था मैच से पहले कि उसका कोई आने वाले जल्दी से टाइम में पोर्चुगल के साथ यहाँ पर कहीं ना कहीं अभी छुट्टी लेने का तो बिल्कुल भी मूड नहीं है। एक रेड फ्लैग की मैं बात कर रहा हूँ इस गेम में, वो ये था कि रिदम कैसे आप लो ब्लॉक को तोड़ोगे, वो शायद से रॉबर्टो मार्टिनेज ने अभी भी वो स्वीट प्लस जी स्पॉट यहां पर नहीं ढूंढा है इस पोर्चुगल की टीम के साथ। एंड पर्टिकुलरली जब आप डिटरमाइंड है, मैं देख रहा था क्रिस्टियानो रोनाल्डो की परफॉर्मेंस को लेकर रॉबर्टो मार्टिनेज पूरा थम्स अप, पूरा चीयर अप कर रहा था एंड एवरीबॉडी वाज लाइक पॉजिटिव 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 चल रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं आपने अभी तक HJK कोई सा भी स्पॉट आपने अभी तक तो नहीं ढूंढा है, बट ओवरऑल दैट वाज गुड। लेकिन इसी के साथ यार बात करते हैं थोड़ी सी, आप कह सकते हो बेट न्यूज की बात करो, बट इंपॉर्टेंट न्यूज है। खबर ये निकल के आई है स्पोर्ट के माध्यम से कि भैया नेमार ने अभी भी होप गिव अप नहीं करी है कि वो वापस से ब्लॉगराना जर्सी को पहनने में सक्षम होने वाले हैं। ऐसे में आपको समझ जाना चाहिए कि ये चीज़ कोई नई नहीं है। अभी हाल ही में 1 महीने पहले ही नेमार टू बार्सिलोना के हमको रूमर्स देखने को मिले थे, लेकिन इसको खुद यहाँ पर जावी ने खुद आई थिंक 5 घंटे 6 घंटे के अंदर अंदर जावी ने ये चीज़ कहा था कि भाई देखो नेमार मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, नेमार के साथ मैं खेला हुआ हूँ और पर्टिकुलरली नेमार एक वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर है, लेकिन नेमार को हम यहाँ पर कि नेमार की साइनिंग कंटेम्पलेट नहीं करते। ऐसे में ये एक रूमर ही है। अब अगर तो फिर यहाँ पे स्पोर्ट क्या लिख रहा है, आई थिंक स्पोर्ट देखो किसी भी उसमें पहली अगर तुमको वेबसाइट का नाम बता रहा हूँ तो समझ के चलना कि वो ओरिजिन ऑफ द पूरी स्टोरी है कि सबसे पहले उसने ही छापी है। अगर आप स्पोर्ट की स्टोरी को पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर उन्होंने पहली चीज़ ये लिखी है कि नेमार, और इसमें भी कोई कॉन्क्रीट नहीं है, और ऐसे में उन्होंने बारसा के पर्सपेक्टिव से ये चीज़ लिखी है कि ये चीज़ तभी हो सकती है जब बारसा पहली चीज़ तो ये कि अपनी सारी साइनिंग्स कर ले, जिसमें राइट बैक भी है, एक यहाँ पर सर्जी बुस्केट्स का वो भी है, एंड डेफिनेटली एक प्लेयर और है। दूसरी चीज यहां पर ये है कि उसके बाद नेमार को सैलरी भी बहुत छोड़नी पड़ेगी, जो कि वो तैयार है। ये आई थिंक सिर्फ एकमात्र क्लब है जिसके लिए नेमार अपनी सैलरी छोड़ने को तैयार है, और इसमें आई थिंक PSG को कुछ बर्डन भी नहीं उठाना पड़ेगा। यानी कि अगर कायदे से मैं हाइपोथेटिकल स्टोरी बता रहा हूं तुमको, कायदे से बारसा कल को मान जाए ना तो PSG इसमें ज्यादा डंडा करेगी नहीं, क्योंकि PSG एक्चुअली में अगर 50 मिलियन की ट्रांसफर फी मांगने के चक्कर में भी है तो वो उसको 30 कर देगी, और उनका फायदा इसलिए होगा क्योंकि अल्टीमेटली बारसा जो भी कॉन्ट्रैक्ट देगी नेमार को उसमें ये होगा ही नहीं कि PSG को कुछ हिस्सा सैलरी का देना पड़ेगा, तो उनके लिए तो फायदे की बात है ना। लेकिन एक्चुअली में ये चीज जितनी सिंपल लग रही है उतनी सिंपल है नहीं, क्योंकि ये कहना कि इसको सैलरी कम करनी है वो कर देगा, लेकिन ये कहना ईजी है नेमार के पार्ट पे। लेकिन अगर बारसा के पार्ट की बात करें तो फाइनेंशियल जो कंस्ट्रेंट है वो तो अभी भी है, जो प्लेयर्स इनको साइन कर रहे हैं वो जावी को अभी तक नहीं मिले। और आप ये समझो कि अगर हम लालिगा की बात करें तो रियल मैड्रिड एक बहुत स्ट्रांग पोजीशन में है। ऐसे में यहाँ पर बारसा पे जो प्रेशर है वो बढ़ता ही जा रहा है। अगर हम टेक्निकल बात करें, लॉजिकल बात करें, टैक्टिकल बात करें, लेकिन कहीं ना कहीं फैंस का प्रेशर भी अब बन रहा है। लेकिन इसी के साथ यार बात करते हैं थोड़ी सी प्रीमियर लीग से, तो भाई यहाँ पर डेक्लन राइस के लिए अपना सेकंड बिड मार दिया है आर्सेनल ने, जो कि ऑफकोर्स रिजेक्ट हो गया है। तुम कहोगे कि 90 मिलियन है, यानी कि 75 + 15, इसको वेस्ट हैम क्यों रिजेक्ट कर रही है? देखो वो इसलिए रिजेक्ट करी है क्योंकि टेबल पे आर्सेनल बता चुकी है कि उनको जरूरत है। ऐसे में यहाँ पर वेस्ट हैम को कोई झुकने की जरूरत ही नहीं है। ये आपको समझ जाना चाहिए कि वेस्ट हैम ऑलरेडी बता चुके हैं इनडायरेक्टली कि डेक्लन राइस इज ऑन सेल, क्योंकि यहाँ पर वेस्ट हैम के जो चेयरमैन है उन्होंने चीज कहा कि हमने तो भैया 200,000 की सैलरी पर वीक दे दी थी, लेकिन उसको जाना है तो अब हम क्या कर सकते हैं। ऐसे में तुम कहोगे जब वेस्ट हैम में बता चुकी है कि उनको सेल करना है तो फिर भी वो क्यों छोड़ रहे हैं? वो इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि यहाँ पर मैनचेस्टर सिटी भी है, यहाँ पर मैनचेस्टर यूनाइटेड भी है और यहाँ पर बायर्न भी है। ऐसे में आर्सेनल का गेम जो पलड़ा है वो थोड़ा हल्का हो जाता है। अब यहाँ पर आर्सेनल का तुमको समझना पड़ेगा कि आर्सेनल बिड 1 बिड 2 ये इसलिए मार रही है जिससे वो पानी के बहाव को चेक कर रही है। वो ये देख रही है कि वेस्ट हैम को कितना नहीं छोड़ सकते हम, हमें लेना तो है। देखो हम अब इसको तुम एग्जांपल मान के चलो कि तुम PS5 लेने गए, ठीक है, अब तुम PS5 लेने गए तो डिपेंड करता है कि या तो तुम सोनी पे, अब ऑफ कोर्स इतना बड़ा शोरूम देख के तो तुम नहीं लड़ोगे वहां पर, लेकिन अगर मान लो तुम एक रीसेलर के पास चले गए और वहां पर तुम PS5 लेके जाते हो और उससे कहते हो कि भाई देखो एक 60,000 का है, नहीं सही लगा, देख हम तो तुम्हारे पास आते हैं, हमें तुम्हारी दुकान को देख के खड़ा हो जाता है, तो यार तू सही सा लगा, एक काम कर 59 कर दे, या एक काम कर 58 कर दे। वो कहेगा नहीं 60 ही लूंगा मैं। लेकिन अल्टीमेटली तुम फिर भी, जबकि तुम पता है तुम घर से मान के आए हो कि तुम 60 में भी ले लोगे, ऑडेसिटी है, क्या करें, इंस्टिंक्ट है। यही यहाँ पर आर्सेनल कर रही है कि उनको पता है कि लेना तो है ही, लेकिन जितना कम हो सके उतना कम करने के लिए तैयार है, और ये वेस्ट हैम को ऑलरेडी पता है।
अल्टीमेटली डील तो हो ही जाएगी। खैर इसी के साथ यार बात करें तो आप मैनचेस्टर सिटी की, तो भाई मैनचेस्टर सिटी ने यहाँ पर 25 मिलियन का ऑफर दिया है कोवाचिच के लिए और पूरा फायदा उठाया जा रहा है। सोचो कोवाचिच 29 साल का है, हाँ ठीक है 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट बचा हुआ है, लेकिन यहाँ पर चेल्सी की ज्यादा चल नहीं सकती, क्योंकि पहली चीज तो है कि मैनचेस्टर सिटी ने कोवाचिच को पहले ही लपेट लिया है, तो कोवाचिच तो तैयार है, पर्सनल एग्रीमेंट तैयार है, इंटरनल पुश भी है कि भाई मेरे को जाना है। दूसरी चीज 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट बचा है। और तीसरी चीज की बात करें तो भैया देखो FFP से कंप्लाई करना है, ऐसे में प्लेयर्स को सेल करने पड़ेंगे, तो 25 मिल रहे बहुत है। आप कह सकते हो कि मैनचेस्टर सिटी ने काफी अंडर वैल्यू यहाँ पर आपको इसको ट्रांसफर फी दी है, लेकिन दिस इज व्हाट दे आर डूइंग। सऊदी नहीं है वो, मतलब ठीक है उनके लेवल पे है, बट स्टिल प्रीमियर लीग में रूल्स और रेगुलेशंस हैं, उधर नहीं है अल हबीबी वाली लीग में, वो आपको समझना पड़ेगा भाई इसका। अच्छा ऑफ कोर्स तो ये समझ के चल सकते हो कि मैनचेस्टर सिटी ऑलरेडी प्रिपेयर कर रही है कि विद और विदाउट गुंडोगन लाइफ कैसे होने वाली है मैनचेस्टर सिटी में। इसी के साथ अगर बात करें तो यहाँ पर मैनचेस्टर यूनाइटेड की बात करें, जिडान इकबाल की बात करें, 20 साल का इराकी लौंडा जो कि मिडफील्ड की बात करें, 3 सीनियर अपीयरेंस दी है उसको। यहाँ पर इटरिच यानी कि एरदिविस लीग की बात करें जो कि 8वें स्थान पे फिनिश करी है, 1 मिलियन में बेच दिया है, मिलियन 1 मिलियन में सेल कर दिया है परमानेंट के लिए। मामले को थोड़ा मीठा करने के लिए सिग्निफिकेंट सेलोन क्लॉज भी लगाया गया है, लेकिन इसको ज्यादा खुश मत होना, ज्यादा से ज्यादा 15 होगा, 15% से ज्यादा सेलोन क्लॉज यहाँ पर कोई क्लब नहीं लगाएगा, पर्टिकुलरली जो 20 साल का है और जो अच्छा है यूनाइटेड की अकेडमी से ग्रेजुएट हुआ है। अब इसमें लड़ाई हो गई। अब काफी लोग कहते हैं कि अगर एरिक टेन हैग की डिसीजन है तो एरिक टेन हैग को भैया बोर्ड डिसीजन मेकिंग से बाहर निकालो। काफी लोग ये कहते हैं कि हमें ज्यादा पता है क्या, एरिक टेन हैग ने पूरे साल ट्रेनिंग में देखा है तो उसको पता होगा। अब कायदे से अगर मैं सेकंड आर्ग्यूमेंट को दूं जो कि कुछ हद तक सही भी है, ऑफ कोर्स एरिक टेन हैग जीनियस है और हम आधे से आधे लेवल पे भी नहीं आते, लेकिन आप ये समझो कि अगर यही चीज है तो ये तो हर पे लागू हो जाएगी, ये तो हर चीज पे लागू हो जाएगी, ऐसे में तो कोई ट्रांसफर फेल ही नहीं होना चाहिए कभी, ठीक है। तो पहले पे अगर आर्ग्यूमेंट पे थोड़ा सा यहाँ पर अगर हम बहसबाजी कर लें तो उसमें आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पर इतने सारे ऑप्शंस थे, अल्टीमेटली सारे ऑप्शंस को एनालाइज करके आप एक ही कंक्लूजन पे लिख लोगे कि यूनाइटेड एक जोकर है। वो इसलिए क्योंकि यूनाइटेड ने यहाँ पर ये जरूरी समझा कि हम इसको सेल करके 1 मिलियन का अपने बैलेंस में प्रॉफिट लगा लेते हैं, क्योंकि आप अकेडमी ग्रेजुएट है, लेकिन ये नहीं सोचा कि इवन इफ अगर ये यूनाइटेड के स्टैंडर्ड का नहीं है तो इसको लोन पे डेवलप कर देते हैं। इसका प्राइम एग्जांपल मैं तुमको बताता हूं, अगर मैं यहाँ पर ब्राहिम दियास की बात करूं तो दियास को कभी एक्चुअली में रियल मैड्रिड में कोई परमानेंट ऑफर नहीं मिला, मतलब कोई प्लेस नहीं मिला, लेकिन अब क्योंकि 2-3 साल वो मिलान में आया अब अच्छा मिल रहा है। ऐसे में अगर दियास की बात करें इस सीजन नहीं चलता तो मैड्रिड के पास एक अच्छा है बफर जोन जहां पर दियास पे सेल कर सकते हैं। यही चीज तो यहाँ पर जुवेंटस भी करती थी, चाहे हम यहाँ पर एरन रैमजी की बात करें, राबियो की बात करें, पॉल पोग्बा की बात करें, सबसे करने की कोशिश की, कुछ में सक्सेसफुल कुछ में फेल। भाई अगर आप उसको अपने लेवल का वर्दी नहीं मानते तो अरे आप ही थोड़ी हो, बाकी क्लब्स भी तो है। भाई आपने यहाँ पर इसको सेल करा है 1 मिलियन में, आप 2 साल वेट कर देते, आपका एरिक टेन हैग का कौन सा रोज सैंडविच खा रहा था या फिर उसके बेड पे सो रहा था, जो भी होता अल्टीमेटली 1 से 10, अगर चेल्सी होती या फिर कोई और होती तो मैं मानता हूं कि 5-10 मिलियन तो कहीं ना जाते। अब इससे मैं पर्टिकुलरली इससे ज्यादा गुस्सा इसलिए हूं क्योंकि एक तो कुछ भी नहीं करा, मतलब इस डील से तो कोई फायदा ही नहीं, पैसा ही नहीं आया और एक यंगस्टर भी चला गया। अगर यंगस्टर के ग्रोथ और पोटेंशियल पे भी एक बार को हम बहसबाजी करके हम हट लें तो ये भी है ना कि पैसा भी तो नहीं आया। 1 मिलियन का क्या है, जॉर्डी एल्बा बिका था, नहीं इवान राकिटिच, सॉरी सबिया को। खैर इसी के साथ बात करें थोड़ी सी अगर टॉटनहम की तो 2 स्टोरी हैं। देखो सबसे पहले तो अगर हम मातियो मोरेतो की बात करें जो कि रेलोवो के हाईली रिलायबल जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने ये चीज कहा कि PSG बैक ऑन ट्रैक आ चुकी है हैरी केन को साइन करने के लिए। अब इस स्टोरी में कॉमन सेंस और स्टोरी का सेंस बनाने के लिए आपको कल का एपिसोड देखना पड़ेगा जहां पर मैंने कहा था कि PSG 3 का अटैक कर रही है, या तो यहाँ पर एम्बापे होगा लेफ्ट पे, राइट पे होगा बर्नार्डो सिल्वा, बीच का अभी कंफर्म नहीं है। अब यहाँ पर जहाँ जोनाथन डेविड का 60 मिलियन का प्राइस टैग थोड़ा सा मसालादार कर देता है इसको, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि हैरी केन का आने का प्रोस्पेक्ट ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव भी है और शायद से टैक्टिकली बहुत ज्यादा मतलब अच्छा भी है, पर्टिकुलरली जब लुइस एनरिके अब नया मैनेजर है। ऐसे में यहाँ पर अभी भी कॉन्क्रीट तो कुछ भी नहीं है, लेकिन जो पहला स्टेज होता है नेगोशिएशन का वो दोनों ने बना लिया, यानी कि जो ब्रिज होते हैं वो कर चुके हैं। देखो अल्टीमेटली टॉटनहम के केस में तो ये आपके पहला कर लो, दूसरा कर लो, तीसरा कर लो, जौन सा भी स्टेज पे डेनियल लेवी बैठेगा वो आपका अल्टीमेट स्टेज है, आपने वहां पर अगर निपटा दिया तो आप काम हो गए। अगर बात करें यहाँ पर हेंगमिन सॉन की तो डेफिनेटली यहाँ पर सऊदी अरेबिया लगभग 50 मिलियन की सैलरी देने के लिए तैयार है हेंगमिन सॉन को। ऐसे में यहाँ पर ये बहुत चीज आई कि भाई हेंगमिन सॉन जो कि पर्टिकुलरली अच्छा सीजन नहीं गया, 30 साल का हो चुका है, क्या पता वो भी चल रहा है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि हेंगमिन सॉन जिसने हाल ही में यहाँ पर जब कोरिया का मैच होता है उसमें ये चीज कंफर्म कर दी कि उसका प्रीमियर लीग में खेलना एक ड्रीम है और ऐसे में वो इस ड्रीम को अभी तो नहीं छोड़ना चाहता, ऐसे में वो वापस से टॉटनहम में ही जाएगा
और वहीं पर ही खेलेगा। और अभी सऊदी के जो रूमर्स हैं क्रैश कर दिए।